अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पार्ट 2 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 12 यानी आपका पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस चैप्टर में आज हम अपना पहला लेक्चर देखने जा रहे हैं जिसका पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन, कुछ की पॉइंट्स और हमारा पहला इम्पॉर्टेंट 3 लॉन्ग क्वेश्चन यानी कूलम्ब्स लॉ होगा। जब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्या, यानी फिज़िक्स की ये कौन सी ब्रांच है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारे पास फिज़िक्स की वो ब्रांच है जो डील करती है इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक मतलब स्टेशनरी यानी चार्ज एट रेस्ट। याद रखिए, जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ते हैं तो उससे मुराद होती है, इलेक्ट्रिसिटी से मुराद आपके पास अगेन करंट से मुराद बंच यानी गुच्छा किसी चीज़ का, और इलेक्ट्रिसिटी आपके पास अगेन चार्ज के बारे में बताती है, तो उसमें फ्लो ऑफ चार्ज को रीड करते हैं। इलेक्ट्रो मीन चार्ज और स्टैटिक मीन रुका हुआ। तो यानी किसी भी जगह पे चार्ज एट रेस्ट होगा जब जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ेंगे। प्रॉपर डेफिनेशन देखें, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। जब आप बात करते हैं चार्जेस की, जो अंडरस्टूड सी बात है कि चार्जेस आपके पास दो तरह के हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव। पॉजिटिव तब बनता है जब कोई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है किसी एटम से, और नेगेटिव तब जब वो गेन कर लेता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। और इन दोनों के दरमियान एक फोर्स होती है जिसे हम इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह रहे हैं। तो ये फोर्स दोनों ही एक दूसरे पे लगा रहे होते हैं। अगर ये सपोज कर लें आपके पास ऑपोजिट चार्जेस हैं, तो अगर सेम चार्जेस हों तो भी, लेकिन एक चीज़ याद रहे यहाँ पे कि यहाँ पे भी न्यूटन थर्ड लॉ एप्लीकेबल होता है, सिमिलर वर्क कर रहा है कि दोनों चार्जेस एक दूसरे पे सेम यानी इक्वल फोर्स लगाते हैं बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास चंद की पॉइंट्स हैं जिनमें सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट आपके पास आ जाता है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ये हमेशा आपने याद रखना है, एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और अनलाइक चार्जेस लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो ये क्या है जी, अट्रैक्ट ईच अदर। ये आपके जहन में रहना चाहिए जब तक हम इस चैप्टर के साथ चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट चार्जेस की बात होती है कि व्हाट इज पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्जेस वो चार्जेस होते हैं जिनका साइज स्मॉल होता है और उनका जो डिस्टेंस है उनके दरमियान वो ज़्यादा होता है। अगर एक सिंगल चार्ज की बात करें तो एक ऐसा चार्ज जो बिल्कुल पॉइंट की तरह डायमेंशन रखता है, यानी उसका साइज़ बहुत छोटा है, तो उसको आप कहेंगे पॉइंट चार्ज। और जब दो चार्जेस की बात होगी तो आप इस तरह से डिफाइन करेंगे कि दो ऐसे चार्ज यानी इतने छोटे कि उनका डिस्टेंस ज़्यादा हो और बजाते खुद उनका साइज़ छोटा हो, तो इनको आप बोलेंगे पॉइंट चार्जेस। अभी नेक्स्ट जब हम कूलम्ब्स लॉ करेंगे तो फिर उसमें भी देख लेंगे कि पॉइंट चार्ज किस तरह के हो सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद कूलम्ब्स लॉ। ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट 3 लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। कूलम्ब्स लॉ आप पहले भी पढ़ चुके, 10th क्लास चैप्टर नंबर 13 के अंदर। ऑलमोस्ट आपका मैक्सिमम डाटा वही है, सिवाय एक दो कॉन्सेप्ट्स के, यानी यहाँ के की वैल्यू में आप डिटेल में जाते हैं और एक या दो टर्म्स आपको न्यू इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं, जिसमें वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट है जो कि आपने चैप्टर नंबर 2 इंटर पार्ट 1 फिजिक्स में पढ़ा। उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा यहाँ मैप किया जाता है डायरेक्शन के लिए, और एक बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है। बाकी तकरीबन आपके पास वही सेम एज इट इज़ है जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा। तो स्टेटमेंट भी बिल्कुल सेम है, लेकिन कूलम्ब्स लॉ की स्टेटमेंट से पहले हम इसकी कुछ बैकग्राउंड हिस्ट्री को देख लें। ये किसने दिया, कब दिया और वो क्या पर्सन था। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जब हम जाते हैं तो बच्चे, ये चार्ल्स
कोलम नामी एक साइंटिस्ट था, बेसिकली वो फिजिक्स था, उसने ये लॉ डिड्यूस किया। फ्रेंच आर्मी इंजीनियर था और 1784 के अंदर उसने ये लॉ पेश किया। यहाँ पे एक बात और बताता चलूँ कि आपकी बुक का पेज नंबर 2 है ये, और यहाँ पे इसकी जो सन बताया गया है यानी 1784, वो आपकी बुक के ऊपर रॉन्ग प्रिंट हुआ है, वहाँ पे 1874 लिख दिया गया है, जबकि ये करेक्ट कर लीजिएगा आप, 1784 इसका एग्जैक्ट है। सेकंड है, आप स्टेटमेंट की हेडिंग देते हैं। जब आप लॉन्ग अटेम्प्ट करते हैं, यहाँ पे आपको रेड कलर की जो हेडिंग मिल रही है, ये आपकी यानी इस तरह से मैप किया हुआ है जैसे आपने इसे लॉन्ग में अटेम्प्ट करना है। नो डाउट कि यहाँ कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं, डिटेल्ड नहीं कहा गया, लेकिन आपकी हेडिंग्स ऑलमोस्ट ऐसे ही आएंगी। स्टेटमेंट सेम एज इट इज जैसे आपने 10th में पढ़ी। द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them। यहाँ दो की पॉइंट्स हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन जो है, फोर्स जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है किसके, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट जब भी फिजिक्स में वर्ड आता है उससे मुराद मल्टीप्लीकेशन। मैग्नीट्यूड आप अच्छे से जानते हैं, वैल्यू को बोलते हैं, किसकी वैल्यू है जी, चार्जेस की। और इनवर्स रिलेशन है फोर्स का इनके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के साथ। ये एक्सपेरिमेंटली इसको एस्टेब्लिश किया गया और ये कॉमन सेंस है। आप चार्ज को एज अ मैग्नेट कंसीडर करें। जब आप चार्ज को एज ए मैग्नेट कंसीडर करेंगे कि कोई मैग्नेटिज्म वाली बॉडी है जिसके ऊपर यानी मैग्नेट की तरह वो अट्रैक्ट या रिपेल करती है, तो आपको अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाएगी। तो आप देखें, दो मैग्नेट अगर आप करीब करीब लेके आए तो डेफिनेटली फोर्स इंक्रीज करती है, और अगर उनको दूर कर दिया जाए तो फोर्स डिक्रीज कर जाती है। यही वजह है कि इनवर्स रिलेशन है, जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स कम हो जाएगी, और जब डिस्टेंस उनके दरमियान कम होगा तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगी। बाकी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस वाला काम एक्सपेरिमेंटली इस्टेब्लिश किया गया कि वो सिंपल डिस्टेंस नहीं बल्कि स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्स होती है। अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को देख लेते हैं। जब हम बात करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म को, तो मैंने कहा दो की पॉइंट्स थे आपकी डेफिनेशन स्टेटमेंट के अंदर, और उस स्टेटमेंट में पहली बात ये कि दो आप यहाँ देखेंगे चार्जेस हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं जबकि इनका दरमियानी डिस्टेंस r है। इसी तरह दो अपोजिट चार्ज हैं वो रिपेल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जब बात आती है हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म की, तो उसमें स्टेटमेंट का वर्ड क्या था, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। तो यहाँ पे जो Q1 और Q2 आपको शो हो रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, Q1 और Q2 जो शो हो रहे हैं ये आपके पास इसको रेज कर देते हैं। Q1 और Q2 मैग्नीट्यूड है चार्ज का, जबकि इनवर्स रिलेशन था स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, वेयर द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज r रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल r। जब आप इन दो अलग अलग फोर्स के कॉन्सेप्ट को कंबाइन करते हैं, इक्वेशन जो आपको मिलती है वो है आपके पास रिलेशन F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर। और याद रहे कि जब भी आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करते हैं तो आप दो चीज़ें लगाते हैं, नंबर 1 इक्वल साइन और नंबर 2 कोई ना कोई कांस्टेंट आप लगाते हैं। तो यहाँ भी आपके पास इक्वल और k एज अ कांस्टेंट अपीयर होता है। फॉर्मूला जो हमें फाइनली मिला वो हुआ F इज इक्वल टू k Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर, जो कि स्टेटमेंट को फुलफिल करता है। यहाँ पे ये जो फार्मूला के पर्टिकुलर्स हैं कौन सा क्या है इनको देख लेते हैं। सबसे पहले F क्या है, हमारे पास फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, और इसे हम कॉलम फोर्स का नाम देते हैं। Q1 Q2 ये आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जबकि R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस।
और k यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब बात करेंगे वैल्यू ऑफ k पे कि k है क्या, इसकी वैल्यू क्या किस पे डिपेंड करती है। तो वैल्यू ऑफ k मीडियम पे डिपेंड करती है कि यानी दो चार्जेस के दरमियान आपने रखा क्या हुआ है। एक सूरत तो ये है कि दो चार्जेस के दरमियान कुछ भी नहीं है, आप स्पेस में ले गए तो उनके दरमियान बिल्कुल ही कुछ नहीं है। दूसरा ये कि आपने उनके दरमियान एयर है, यानी कुछ खुद से तो नहीं रखा हुआ लेकिन डिस्टेंस पे है और उनके दरमियान एयर मौजूद है। तीसरा ये भी केस हो सकता है कि आपने उनके दरमियान कोई मटेरियल रख दिया हो, प्लास्टिक हो सकता है, पेपर हो सकता है, ऑयल शीट हो सकती है, एल्युमिनियम, वुड, कुछ भी रखा जा सकता है। तो ये एज ए मीडियम भी हो सकता है कोई। तो के की वैल्यू डिपेंड करेगी कि आपने चार्जेस के दरमियान मीडियम कौन सा यूज़ किया हुआ है। और यहाँ एक और चीज़ बताता चलो, कोई भी मीडियम जो चार्जेस के दरमियान रखा जाता है उसको एक ख़ास नाम दिया जाता है, यानी उसे बोला जाता है डाई इलेक्ट्रिक। The medium placed between two charges is called dielectric। इसके अलावा K की वैल्यू डिपेंड करती है F यानी फोर्स, Q यानी चार्ज और R यानी डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस के। ये तीनों चीज़ें इनके यूनिट्स कौन से हैं, यानी किस यूनिट्स के अंदर इनको मेजर किया जा रहा है। क्या ये एसआई यूनिट के अंदर है या बेस यूनिट के अंदर है या डिराइव यूनिट्स के अंदर इनको काउंट किया जा रहा है। तो इस लिहाज से भी के की वैल्यू चेंज होती जाती है। अगर तो फ्री स्पेस है, जैसा मैंने पहले कहा कि दो चार्जेस के दरमियान स्पेस फ्री है, यानी वहां पे कुछ भी नहीं है सिवाय एयर के या बिल्कुल एयर भी नहीं है, तो उस केस में के की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम फार्मूला जो यूज़ करते हैं, यानी ये एक फिक्स्ड फार्मूला है, इसको आपने एज इट इज़ याद करना है। ऑलरेडी डिसाइडेड है, ये एक्सपेरिमेंटली डिसाइडेड है, प्रूवन है। के इक्वल होता है 1/4 पाई, ये जो सिंबल है इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन और आगे जीरो छोटा सा ओ लगा होता है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। 1/4, 1 और 4 ये आपको पता है कांस्टेंट वैल्यूज हैं। पाई की वैल्यू फिक्स है 22/7 या 3.1416। जबकि एप्सिलॉन नॉट को आप जब इसको नेम बाय नेम पुकारेंगे तो क्या कहेंगे, ये देखिए, एप्सिलॉन नॉट को आप बेसिकली कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी एप्सिलॉन बेसिकली परमिटिविटी है और आगे नॉट लगा हो तो फ्री स्पेस, तो टोटल बनता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी ये आप इस तरह से समझ लें कि जब भी आप दो चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस होगी तो ये एक स्पेशल कांस्टेंट ऐड किया जाएगा जिसकी वैल्यू है 8.85 क्रॉस 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बच्चे यहाँ एक और चीज़ बता दूं कि आपकी बुक पे पेज नंबर 2 पे जहाँ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू बताई गई है, उसी जगह पे एक इशू है। वो क्या कि इसका यूनिट यानी एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट है वो गलत लिखा गया है वहाँ पे, काइंडली उससे भी ठीक कर लीजिएगा। तो जब हम ये वैल्यू इंसर्ट करते हैं एप्सिलॉन नॉट वाली, तो k की जो एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है वो होती है 9 क्रॉस 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब स्टूडेंट हम देखेंगे वेक्टर फॉर्म में इस लॉ को कैसे लिखा जाता है, यानी फोर्स एज ए वेक्टर फॉर्म कैसे लिखी जाती है। जब बात करेंगे वेक्टर फॉर्म की तो यकीनी बात है इसमें डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट ऐड होता है। तो देखिए, अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 यानी पॉइंट चार्ज Q1 और Q2, तो जब Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा तो आप इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, F21, और रीड कैसे होगा, फोर्स ऑन Q2 बाय Q1, यानी जिसके ऊपर फोर्स लगती है वो आपने पहले लिखना है नंबरिंग में, यानी F21
यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब फोर्स ऑन टू बाय वन, ठीक है। यानी जिसके ऊपर फोर्स लग रही है वो पहले लिखा जाएगा नंबरिंग में, और जो लगा रहा है फोर्स वो बाद में, ठीक है। और एरो देखें आप, सामने जो चार्जेस हैं Q1 और Q2 में, कि एरो किधर से, Q1 से Q2 की तरफ, लिहाजा डिस्टेंस भी जो R यहाँ पे एज ए वेक्टर फॉर्म यूज हो रहा है, ये डायरेक्शन को शो करने के लिए है। तो ये आपके पास क्या है, 2 1, ये भी यही शो कर रहा है, डिस्टेंस यानी वेक्टर फॉर्म फ्रॉम ऑन टू बाय वन, या फ्रॉम वन ऑन टू, जैसे भी आप करना चाहें। सिमिलरली अगर आपके पास Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है, तो अब आप कैसे लिखेंगे उसको, 1 को पहले, यानी जिस पर फोर्स लग रही है वो पहले और जो लगा रहा है वो बाद में। और रीड कैसे करेंगे, फोर्स ऑन Q1 बाय Q2। यहाँ एक चीज गौरतलब है कि डायरेक्शन इस टाइम पे रिवर्स है एज कंपेयर टू प्रीवियस। तो ये भी याद रखें कि फोर्स जो है वो दोनों इक्वल होंगी, जैसा मैं शुरू में भी बता चुका कि इस केस में भी न्यूटन के थर्ड लॉ की तरह फोर्सेस क्या होंगी, इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। लिहाजा ये दोनों फोर्सेस क्या होंगी, F12 इक्वल तो होगी F21 के, यानी जितनी Q1 चार्ज Q2 पे लगाता है उतनी ही Q2 Q1 पे लगाता है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन चूंकि ऑपोजिट है, लिहाजा हम यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन को शो करने के लिए माइनस साइन को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। दो के इनकी मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू सेम है, बट हम यहाँ पे माइनस साइन किस लिए इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, डायरेक्शन के ऑपोजिट होने की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास आ गया इफेक्ट ऑफ मीडियम, जो कि पहले भी मैंने बताया कि अगर तो फ्री स्पेस है चार्जेस के दरमियान तो बात और है, यानी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इंसर्ट होती है, के की वैल्यू 9 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर रहती है। लेकिन इन दैट केस कि हमारे पास फ्री स्पेस नहीं है और हम कोई मीडियम लगा देते हैं, जैसा कि हमारे पास यहाँ पे Q1 Q2 दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, और ये कौन सी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम फोर्स, और इनके दरमियान हमने कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया। तो एक कॉमन सेंस है कि जब दो चीज़ें एक दूसरे पे फोर्स लगा रही हैं और उनके दरमियान अगर आप कोई रुकावट ले आते हैं, कोई हिंड्रेंस लगा देते हैं, तो डेफिनेट बात है कि उनकी फोर्स कम हो जाएगी। लेकिन कितना कम होगी, कितना फैक्टर इस पे डिपेंड करेगा, उसके लिए हम यहाँ पे एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस करवाते हैं, विच इज एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन आर, फोर्स जो पहले लग रही थी कूलम फोर्स वो थी F, और वो रिड्यूस होगी एप्सिलॉन आर टाइम, और फिर न्यू फोर्स बन जाएगी F डैश, जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपको शो भी हो रही होगी। तो यहाँ पे एक न्यू फोर्स लग रही है, यानी अब जो फोर्स रिड्यूस या इंक्रीज, जो भी इंक्रीज या डिक्रीज, ऑफ कोर्स डिक्रीज ही होनी होती है जब आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं कोई नई चीज। तो फोर्स जो नई वाली है वो F डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो विदाउट डाइलेक्ट्रिक या बगैर किसी रुकावट के लगाएंगे तो वो आपके पास होगी F, ये वाली। और न्यू फैक्टर यानी जो रिड्यूस करेगा वो है एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर से मुराद है कि आपकी परमिटिविटी है ये उस ऑब्जेक्ट की, मटेरियल की, कि वो कितनी रुकावट पैदा कर रहा है, और ये मटेरियल टू मटेरियल वैल्यू वेरी करती है। आपके बुक पे पेज नंबर 3 पे साइड टेबल पे एप्सिलॉन आर की वैल्यूज दी गई हैं, ये फिक्स्ड वैल्यूज हैं मटेरियल टू मटेरियल, यानी जो मटेरियल आप रखेंगे आप उसके अकॉर्डिंग वैल्यू लगाएंगे। और आप खुद से देख लें कि जब F को एप्सिलॉन आर की वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो डेफिनेट सी बात है कि वैल्यू जो भी होगी F की वो पहले से कम हो जाएगी। तो ये इस चीज़ को साबित करता है कि जब भी दो चार्जेस के दरमियान डाइलेक्ट्रिक लगाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिड्यूस हो जाएगी। तो जब बात इस तरह से है तो फॉर्मूला में क्या चेंजेस आएंगी, पहले था आपके पास फॉर्मूला F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी K इंटू Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, जबकि अब आपके पास एप्सिलॉन नॉट के साथ साथ एप्सिलॉन आर का फैक्टर भी ऐड हो जाएगा अगर आप
फ्री स्पेस के अलावा कोई भी डाइलेक्ट्रिक यूज़ करेंगे। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ का बेनिफिट मिल जाता है कि देखें, अगर तो हमारा डाइलेक्ट्रिक एयर है, यानी फ्री स्पेस तो नहीं है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, कोई इंसुलेटर और नहीं है सिवाय एयर के, यानी अगर वुड, प्लास्टिक या एल्यूमिनियम में कोई और चीज़ लगाते हैं तो उसके लिए ई आर यानी एप्सिलॉन आर की वैल्यू यानी परमिटिविटी की वैल्यू चेंज होगी। बट इन केस ऑफ एयर, चूंकि एयर की आपके पास वैल्यू जो है एप्सिलॉन आर की वो 1.0006 है, जो कि अप्रॉक्सीमेट 1 है, यानी ना होने के बराबर। लिहाजा इस केस के अंदर आपका फॉर्मूला रिटेन रहता है जो पहले वाला था, यानी ई आर की वैल्यू हम स्किप कर सकते हैं क्योंकि वो 1 है, तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ई आर की वैल्यू 1 आप पुट करते हैं अप्रॉक्सीमेट। एयर के केस में Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। यानी आप ये कह सकते हैं इन शॉर्ट कि अगर आपके पास फ्री स्पेस है या डाइलेक्ट्रिक के तौर पे आपके पास एयर है तो काम सिमिलर है, फॉर्मूला सेम रहेगा। लेकिन अगर इसके अलावा कुछ है तो फिर आप एप्सिलॉन आर की वैल्यू ज़रूर लगाएंगे। तो ये था बच्चे हमारा ओवरऑल कॉलम्स लॉ, इसकी तमाम हेडिंग्स के साथ। आपको किसी तरह की कोई भी एम्बिगुइटी, कोई परेशानी, कोई मुश्किल आई हो तो आप उसे लाइव सेशन में क्लियर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।